पिछले 1 साल में 452% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। ऐसी क्या खास बात है इसके बिज़नेस में? डिटेल लेवल पे बिज़नेस को समझेंगे और फाइनेंशियल्स देखेंगे और क्यों मैं कहता हूँ कि प्राज इंडस्ट्रीज जो है, ये एक मोनोपोली बिज़नेस है। दुनिया में एकमात्र कंपनी है जो 360 डिग्री बायोगैस को अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। कंपनी जो है 1985 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, यानी ये लगभग 35 इयर्स पुरानी कंपनी है। जब इसने स्टार्ट किया था तो ये डिस्टिलरी इंडस्ट्री में कैटर करती थी और 1988 में इसे आईसीआईसीआई से सीड कैपिटल मिली थी और वहीं 1991 में इसने अपना आर&डी सेंटर खोला था। 1991 वाज एक्चुअली द टर्न अराउंड इन द कंपनी, क्योंकि आर&डी सेंटर जो है राज का, ये एक बेहमत है, यानी इसी के वजह से जो है कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस सेट कर पाई है। और 1993 से 1995 इसने अपना आईपीओ लाया और इसके अलावा जो है फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर आया। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बेसिकली अपना ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट की तरफ भी करने लगा इन्होंने। 2002 से लेकर 2004 का जो फेज है, इसमें इसने कई सारे प्लांट सेटअप किए अक्रॉस इंडिया फॉर डिफरेंट कंपनीज। एथेनॉल प्लांट सेटअप करने लगे और एथेनॉल प्लांट का सेटअप पे इसने 70% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, यानी ये उसी टाइम पे मार्केट लीडर बन गए थे। और 2006 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। विनोद खोसला जो है बहुत ही प्रोमिनेंट वीसी इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर है और वो सन माइक्रो सिस्टम्स के भी फाउंडर है। तो उन्होंने प्राज में इन्वेस्ट किया था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि विनोद खोसला खुद जो है एक टेक्नीशियन है, यानी वो टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और यूजुअली जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में जो बंदा काम कर रहा है, वो अगर प्राज जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो दिखता है कि वो कितने अच्छे तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट समझ पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में कितना स्कोप है। और वही 2012 में एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया नीलम सिस्टम्स, जिसको आज के टाइम पे हम प्राज हाई प्योरिटी के नाम से हम जानते हैं। और वही 2017 में इसने टू जी बायो रिफाइनरी डेमो प्लांट सेटअप किया। वो डेमो प्लांट के बेसिस पे अपने क्लाइंट को फर्दर सोल्यूशन सेल करते हैं। और उसके बाद 2019 में देखें तो कंपनी जो है कंप्रेस्ड बायोगैस में भी एंटर किया। ये थी कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री। और वहीं अगर हम देखें तो कंपनी के पास टोटल जो है 7 बिजनेस है, प्राइमरली बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स, किड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस सॉल्यूशंस, ब्रीवरी प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बायो प्रोडक्ट्स। ये 7 बिजनेस है और ये सातों बिजनेस के पीछे एक बहुत बड़ा जायंट बैठा हुआ है, बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाता है और उसका नाम है प्राज मैट्रिक्स। तो प्राज मैट्रिक्स इज वन रीजन जिसके वजह से ये कंपनी जो है अपना मोनोपोली बिजनेस सेटअप कर चुका है। और ये मोनोपोली बिजनेस सिर्फ इंडिया में मोनोपोली नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि प्राज मैट्रिक्स जो है 360 डिग्री बायो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है और काफी सारे पेटेंटेड सोल्यूशन है इनके पास। और वहीं प्राज इंडस्ट्रीज की थोड़े बिजनेस के बारे में समझे तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं तो एक तो ये टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, डेमो प्लांट रेडी करते हैं और डेमो प्लांट के अंदर अपने सारे प्रोसेस और सोल्यूशंस को डेमो में रखा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट्स आके उस डेमो प्लांट को देखने पे उनको समझ में आता है किस तरीके से इनका सोल्यूशन काम करता है। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार कंपनी जो है अपना खुद का प्लांट पे ले जाके एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस कराने होते हैं और कई बार फ्रेश प्लांट बनाना होता है। तो जब नए प्लांट्स बनते हैं, यानी ग्रीन कैपेक्स जब होता है, तो उस टाइम पे यूजुअली कंपनी जो है उनके पास जाती है, उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझती है या फिर उनका जो भी टेक्निकल असेसमेंट करना होता है वो करती है। तो कई बार कंपनी जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ टेक्निकल असेसमेंट करवाते हैं, कई बार वो जो है प्रोसेस कंसल्टेशन करवाते हैं, यानी उनके प्रोसेस में क्या चेंज करना चाहिए या प्रोसेस सही है कि नहीं, उस तरह का कंसल्टेशन लेते हैं इस कंपनी से। और कई बार इनके टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस भी लेते हैं। और सबसे खास बात इन बिजनेस की है कि इनके पास काफी सारे पैटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये एज अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी सेल करते हैं और एज अ हार्डवेयर भी सेल करते हैं। तो कई बार कंपनीज जो है अपने प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं प्रोसेस लेवल पे, तो इनके प्रोडक्ट्स इनसे इंस्टॉल भी करवाती है। तो ये 5 मेजर बिजनेस है, कंपनी को रेवेन्यू आता है। वहीं अगर हम देखें तो इनके वेबसाइट पे भी मैंने देखा तो एक तो ये जैसा मैंने कहा टेक्निकल सोल्यूशन देते हैं, काफी सारे प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट्स भी है जो ये इंस्टॉल भी करते हैं और सेल भी करते हैं और इवन फैक्ट इनका आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी देते हैं। काफी सारी कंपनी के जो फीड स्टॉक या वाटर या प्रोडक्ट सैंपल है इसका लैब एनालिसिस भी करते हैं, ईस्ट मैनेजमेंट और सप्लाई भी करते हैं। तो ईस्ट मैनेजमेंट और सप्लाई का यहाँ पे मैं आने वाले स्लाइड में भी समझाऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला बिजनेस बायो एनर्जी का हम समझते हैं। तो बायो एनर्जी में 2 चीजें हैं, एक तो इथेनॉल सोल्यूशन है। तो इथेनॉल सोल्यूशन की बात करें तो इथेनॉल सोल्यूशन जो है ये काफी जगह यूज होता है, स्पेशली आज के टाइम पे हम बात करें तो प्राज इंडस्ट्री जो है स्पेशली अपने इथेनॉल की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखी है स्टॉक मार्केट में। बट इसका इंपॉर्टेंस इथेनॉल का मैं बात करूं तो इथेनॉल में बेसिकली ये 3 इंडस्ट्री में यूज होता है। जो फ्यूल इथेनॉल है
वो गैसोलाइन और क्लीन फ्यूल के हिसाब से यूज़ होता है। इसके अलावा बेवरेज अल्कोहल भी होता है जहाँ पे इथेनॉल यूज़ होता है। इंडस्ट्री ग्रेड इथेनॉल है, वो फार्मा इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री जैसी जगह में यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोसेस लेवल पे 4 चीज़ें होती है। एक होता है फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, डिहाइड्रेशन और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट बेसिकली क्या होता है कि ये चारों जो है प्रोसेस का हिस्सा है इथेनॉल सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके लिए शुगर से मेनली बनता है और यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है, मच मोर देन द डोमेस्टिक डिमांड। और ये जो रिमेनिंग प्रोडक्शन होती है शुगर की, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? इसको यूज़ किया जा सकता है इथेनॉल के लिए और यहीं पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। करंटली अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ 8.5% यूज़ होता है। यानी अगर आप 100 लीटर ऑफ पेट्रोल बनाते हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8.5 लीटर्स ऑफ इथेनॉल जाता है ब्लेंडिंग के हिसाब से। और इसको गवर्नमेंट पहले टारगेट कर रखी थी 20% करने का बाई 2030, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स चेंज किया और ये 20% का जो टारगेट है ये अप्रैल 2023 तक गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। इथेनॉल की डिमांड जो अक्रॉस इंडस्ट्री काफ़ी सारी शुगर कंपनीज जो है अपना शुगर को बेसिकली इथेनॉल में कन्वर्ट करेगी और उसके लिए चाहिए उनको एक्सपर्टाइज टू सेटअप दैट प्लांट। और ये सेटअप प्लांट करने के लिए उनको लेनी पड़ेगी हेल्प फ्रॉम प्राज इंडस्ट्रीज। तो यही मेजर रीजन है कि लास्ट 1 ईयर से इथेनॉल के इस पर्टिकुलर बिजनेस के वजह से प्राज इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी टेलविंड रही है। और ये करने का रीजन बहुत सिंपल सा है, गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है और इस तरह के फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट को मैनेज करना है तो पेट्रोल और ऑयल का इंपोर्ट जो है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट गवर्नमेंट को मिनिमाइज करना है और इसीलिए ब्लेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इथेनॉल 2 तरीके से प्रोड्यूस होता है। पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बोलते हैं, यानी कि आप शुगर बेस्ड फीड स्टॉक से यूज कर सकते हो, या शुगर जूस बोले, या शुगर के मोलेस बोले, या बीट बोले, या ग्रेन लाइक कॉर्न, राइस, व्हीट, इस तरह की चीज़ों से आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। और ये इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल की, तो काफ़ी सारी कंपनीज है अक्रॉस इंडिया जो इसमें है। हालांकि डेफिनेटली प्राज इंडस्ट्रीज के पास एक लीडरशिप है, इनफैक्ट इसके जो भी वेस्ट है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, इनका प्रोसेस इस तरीके से है। और इसलिए जो है कोई भी कंपनी जो फ्रेश प्लांट लगाएगी वो डेफिनेटली चाहेगी कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे। यहीं पे अगर हम देखें तो कंपनी के पास एक 2G जनरेशन भी है। ये सबसे खास बात होती है कंपनी की, जो आने वाले स्लाइड में भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन से 2G जो है ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। ये क्या करता है कि जो बहुत सारे वेस्ट होते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है, उसको भी यूज़ कर सकता है और जितना भी ये वेस्ट है, उसको यूज़ करके भी ये इथेनॉल बना सकता है। और इसके लिए इसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है इन्फिनिटी। इसका नाम भी इन्फिनिटी इसलिए दिया है क्योंकि ये जो भी इनपुट जाएगा ना, उससे वेस्टेज कुछ नहीं होगा, सबसे कुछ ना कुछ ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसीलिए ये बोलते हैं कि जो बायोमास होता है, उससे इनफाइनाइट तरीके से हम इथेनॉल बना सकते हैं और इथेनॉल छोड़ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो फर्दर जो है रीयूज हो सकता है। इस डेमो प्लांट में अगर आप देखें तो कॉर्न रेसिड्यू, शुगर केन रेसिड्यू, या व्हीट और राइस का जो स्ट्रॉ होता है, या फिर काफी सारे बायोमास होते हैं, ये सारी चीजों को ये यूज करते हैं और यूज करके काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो फ्यूल ग्रेड इथेनॉल हो, बायोकेमिकल्स हो, बायो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस भी बोलते हैं। इसके अलावा लिक्विड CO2, पावर एक्सपोर्ट और बायो फर्टिलाइजर, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये बनाने में सबसे खास बात ये है कि ये कोई भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो पहले के टाइम पे क्या था कि CO2 जो बनता था, बाकी कंपनीज जो है एग्जॉस्ट कर देती थी, लेकिन इन लोगों ने जो है ये पर्टिकुलर CO2 को जो है फूड एंड बेवरेज में यूज करने लायक बनाया। और जो फूड ग्रेड का क्वालिटी का CO2 नहीं होता है, वहाँ पे वो मेटलर्जी, वेल्डिंग, रबर मैन्युफैक्चरिंग और काफी सारे केमिकल प्रोसेस में यूज हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने अपना प्रोसेस को बनाया। बायो सीएनजी जो है व्हीकल्स में भी यूज होता है। ये आने वाले स्लाइड में हम कंपैरिजन भी देखेंगे बिटवीन बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। और वहीं अगर हम देखें तो वेपर्स, बाकी कंपनीज के जो प्रोसेस है उसमें क्या होता था कि वेपर्स जो निकलते थे ड्रायर से, ये एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दिया जाता था। बट यहाँ पे चीजें चेंज किए, जो वेपर निकलता है उसको फर्दर ये प्रोसेस में यूज करते हैं और दूसरे कई सारी चीजें जैसे कि लिक्विफैक्शन हो, डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन हो, इस तरह के प्रोसेस में जो वेपर की जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है और इससे कॉस्ट कटिंग भी होती है और एनवायरमेंट को भी मिनिमम से मिनिमम डैमेज होता है। पर्टिकुलर करंट प्लांट जो है वो पुराना है और उसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में जब भी बात होती है तो 4 चीजें देखी जाती है। एक तो वो होता है कि आप अपना प्रोडक्ट का आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। दूसरा होता है कि प्रोडक्ट के साथ जो को प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से बनाएं ताकि वो फर्दर कोई इंडस्ट्री में यूज हो। या तीसरा होता है कि एनर्जी और वाटर का कंजम्पशन जो है वो प्रोसेस के अंदर कम से कम हो। और चौथा है कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है जीरो डिस्चार्ज लेके। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से कंपनीज जो है, क्लाइंट्स जो है
प्राज इंडस्ट्रीज के पास आते हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर मॉडर्नाइजेशन करवाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, जहाँ पे बायो एनर्जी प्रोसेस की जब बात होती है, एक तो हमने इथेनॉल बिजनेस समझा इनका, इसके अलावा बायो मोबिलिटी एक और बिजनेस है। और बायो मोबिलिटी में क्या होता है कि आप एविएशन इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल सप्लाई कर सकते हो, बायो मिथेनॉल बना सकते हो। तो बायो मोबिलिटी बेसिकली इनका एक रेन गैस करके एक प्रोप्राइटरी लोगों ने सोल्यूशन बनाया है। और उस सोल्यूशन से क्या होता है कि आपका जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करके आप कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हो, जो फर्दर काफी सारी इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा, एविएशन इंडस्ट्री हो या मेरीन इंडस्ट्री हो। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि बायोगैस के बारे में हमने बहुत बार सुना है, राइट? आज से 10 साल पहले भी हमने बायोगैस के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन कंप्रेस्ड बायोगैस थोड़ा सा डिफरेंट है। कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस के बीच में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं तो एक एनएरोबिक डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से बायोगैस बनता है। और बायोगैस जो है आपके किचन में यूज हो सकता है, कंजप्शन कुकिंग के लिए यूज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कार में हो या इंडस्ट्री में हो, इस तरह के जो भी यूसेज है उसके लिए आप बायोगैस यूज नहीं कर सकते, आपको कंप्रेस्ड बायोगैस चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंप्रेस्ड बायोगैस के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, बायोगैस को अपग्रेड करना होता है, या फिर आप जो है बायोमास गैसिफिकेशन और मिथेनेशन इस प्रोसेस के थ्रू भी इसको फर्दर यूज करके डायरेक्टली व्हीकल में यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको एक गैस नेटवर्क के प्रोसेस के थ्रू ले जा सकते हो। इसी को आप यूज कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्री में। और ये काफी सारे एप्लीकेशन है जो आपको बायोगैस के अंदर नहीं मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर आने वाले 5 साल में 2025 तक 25 लाख करोड़ का कैपेक्स होने वाला है। काफी सारी कंपनी जो है कैपेक्स करने वाली है, प्लांट्स पर सेटअप करने वाली है। और इस तरह के कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट सेटअप करेगी तो उनको प्रोसेस सेटअप करने के लिए या सोल्यूशंस लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? डेफिनेटली प्राज इंडस्ट्रीज ही है, जो कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी के पास एक गजब का मोनोपोली और मोट बिजनेस है। बायो एनर्जी का बिजनेस हमने समझा, अगला हम समझेंगे हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस। तो हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस की बात करें, गीला सिस्टम्स को एक्वायर किया था 2012 में, और इसके बाद इन लोगों ने रीनेम किया इसे एज हाई प्योरिटी सिस्टम्स। तो हाई प्योरिटी सिस्टम्स की बात करें तो ओवर 450 प्लस इंस्टॉलेशन कर चुकी है अक्रॉस वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई प्योरिटी सिस्टम्स जो बिजनेस है इनका, वो बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम देखें तो फूड एंड बेवरेज वाले इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी खास बात ये है कि आपको वाटर की क्वालिटी बहुत हाई रखनी होती है एज अ इनपुट टू प्रोड्यूस एनी गुड, स्पेशली जब हम फूड एंड बेवरेज की बात करें या हेल्थ सप्लीमेंट की बात करें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो भी कंपनी होती है, उनको अपने प्रोसेस के अंदर हाई क्वालिटी वाटर बनाना है तो उसका प्योरिटी सोल्यूशन या प्योरिटी प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और यहीं पे हाई प्योरिटी बिजनेस में प्राज इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही अच्छा मोट लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, इनके 3 सेट ऑफ बिजनेस है। एक है वाटर सिस्टम्स, दूसरा मॉड्यूलर सिस्टम्स, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम्स, और तीसरा वैल्यू एडेड सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर सिस्टम से बेसिकली ये कंसल्टेशन करते हैं, चाहे वो प्रोसेस के लिए हो, टेक्नोलॉजी के लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो रॉ वाटर टू पॉइंट ऑफ यूज, यानी जो भी कंपनी जो अपना रॉ वाटर लेती है जिसको वो फर्दर यूज करके प्योर करेगी, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग क्वालिटी के वाटर आता है। तो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री उनके कई सारे वाटर रॉ वाटर का क्वालिटी देखते हैं और डिसाइड करके बोलते हैं कि किस तरह का रॉ वाटर उनके बिजनेस के लिए सही रहेगा। और यहीं पे उनकी एक मोट आती है। उसके बाद होता है प्री ट्रीटमेंट, यानी आपको यूज करने के पहले या ट्रीटमेंट के पहले कई सारे केमिकल्स डालने होते हैं, कौन से केमिकल्स किस क्वालिटी में किस प्रपोर्शन में देना है। और इसी वाटर प्यूरिफिकेशन के बिजनेस में कंपनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कंपनी काफी सारे इनोवेटिव इक्विपमेंट्स बनाई है, और ये बेसिकली ये इक्विपमेंट्स सेल भी करते हैं और इंस्टॉलेशन भी करते हैं क्लाइंट के यहाँ। और इसके अलावा जो इनके सोल्यूशंस है या फिर इक्विपमेंट्स है, पोस्ट इंस्टॉलेशन भी ये एज अ पोस्ट सेल सपोर्ट देते हैं या ऑपरेशन का मेंटेनेंस भी करते हैं। और इसीलिए इनके ये जो वैल्यू एडेड सर्विस है, ये एक और सेट ऑफ बिजनेस लाइन होता है। और हाई प्योरिटी बिजनेस की बात करूं तो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, चाहे वो वैक्सीन की बात करें, बायोसिमिलर्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, या फिर ओरल टैबलेट्स की बात करें। बहुत ही हाई क्वालिटी के और प्रिसाइज क्वालिटी के वाटर चाहिए होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है और स्केल अप रिक्वायरमेंट भी होती है। ये चैलेंज होती है जो नॉर्मली हर कंपनी मीट नहीं कर सकती, और रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री के को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री का एक मोट है, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और
कस्टमाइज़ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और सबसे ख़ास बात ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे वो R&D हो, पायलट हो, प्रोडक्शन स्केल फैसिलिटी हो और ये एंड टू एंड कस्टमाइज़ सॉल्यूशन देती है। अगला इनका लाइन ऑफ बिज़नेस है क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी सारी ये प्रोसेस रिलेटेड इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, चाहे वो प्रोसेस वेसल्स हो, रिएक्टर्स हो, शेल्स हो, ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हो, यहाँ पे मैं थोड़े से आपको पिक्चर्स भी दिखाऊँ, तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं और बेसिकली इनके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके फैक्ट्री के अंदर इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से ये इंस्टॉल होते हैं। ये वाला इंजीनियरिंग बिज़नेस जो है ये बेसिकली क्लाइंट डिज़ाइन के हिसाब से होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अगर हम अगले बिज़नेस की बात करें तो स्किल्ड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस सॉल्यूशन। तो इस बिज़नेस की खास बात ये है कि यूजुअली आप जो है या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आप सब कुछ वहाँ पे इंस्टॉल करो और कई बार ऐसा होता है कि एक सब प्रोसेस को पूरा सिस्टम को रेडी कर दो और उस सिस्टम को इटसेल्फ जो है वहाँ ले जाके इंस्टॉल कर दो। तो इसमें क्या होता है कि आपका इंस्टॉलेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो सेटअप टाइम है वो शॉर्टन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है इंडिविजुअल स्किट्स भी बनाती है और कंबाइंड स्किट्स भी बनाती है। स्किट्स यानी बेसिकली एक स्किट के अंदर एक सब प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है लिक्विड मड प्लांट। तो ये बेसिकली जो है ये पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस सेगमेंट में यूज़ होता है और ऑयल एंड गैस में अगर आपको पता होगा तो एक्सप्लोरेशन में जो है जो साइट होती है वो सी के अंदर होती है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टेरेन होता है और इस तरह के डिफ़िकल्ट टेरेन में जो है ना, आपका जो मल्टीपल स्किड है वो एक साथ रेडी करके ले जाने में काफ़ी सहूलियत होती है। और ये जो है बेसिकली ड्रिलिंग फ्लूइड के प्रोसेस के अंदर या एक्सप्लोरेशन के लिए इनके काफ़ी सारे स्किड्स बनते हैं। अगला बिज़नेस है ब्रीवरी का, तो ब्रीवरी की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आप नॉर्मल अल्कोहल की बात करो, चाहे व्हिस्की हो या फिर वोडका हो, रम हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बॉटल्ड होती है और आपको एक शेल्फ लाइफ होती है, उस शेल्फ लाइफ के अंदर आप इज़िली कंज़्यूम कर सकते हो। और बियर में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बियर में हालाँकि बॉटल्ड बियर्स मिलती है, लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं होती। सबसे अच्छी बियर जो है, फ्रेश जो बियर होती है, उसे कंज़्यूम करना जो होता है, सबसे हाई क्वालिटी की बियर मानी जाती है। बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है या आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ब्रीवरीज, रेस्टोरेंट सेटअप भी हो गए हैं अक्रॉस मेट्रो, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें। तो इस तरीके से इवन जो डेवलप्ड नेशंस है या यूरोप या यूएस जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी ये कल्चर काफ़ी पुराना है। और अगर हम बात करें तो ब्रीवरी का बिज़नेस में बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें तो एक तो ये कस्टमाइज़्ड प्लांट्स देते हैं, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रीव हाउस, ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे ब्रीविंग होती है। उसके अलावा अगर हम देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस है इनका, कोल्ड प्रोसेस एरिया, यहीं पे इनका मोट आता है। बेसिकली ईस्ट मैनेजमेंट, जो आपकी क्वालिटी ऑफ बियर बनेगी या जो टेस्ट की बियर बनेगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ईस्ट चाहिए होता है, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सन्ट्रेशन में डालना होता है। तो इसमें ये जो है प्रोसेस एक्सपर्ट है और यहाँ पे ये कोल्ड प्रोसेस एरिया के अंदर ये काफ़ी सारे तरह के ईस्ट बनाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो फ़िल्ट्रेशन, फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि इन लोगों ने एक स्विस कंपनी है, बोशर फ़िल्ट्रॉक्स करके, उसके साथ एक टाई अप किया है और काफ़ी सारे पैटेंट भी, ये 3 पैटेंट्स हैं इनके पास। यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली कंपनी ने प्ले किया है, जहाँ पे आपको कोर कॉम्पिटेंसी आपकी है नहीं, वहाँ पे आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि कोई और कंपनी है जिसके पास फ़िल्ट्रेशन का एक्सपर्टाइज़ है और उसके साथ टाई अप कर लिया। तो इस तरीके से टाई अप करने से आप विदिन अपने बिज़नेस के अंदर एक लीडरशिप हासिल कर सकते हो और वही कंपनी ने कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लीनिंग इन प्लेस, डिलीवरी बिज़नेस के अंदर जो पाइपिंग सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी क्लीनिंग जो है डिफ़िकल्ट होती है। तो इन लोगों का जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो 3 तरीके से है, या तो आप इक्विपमेंट्स के अंदर फुली ऑटोमेटेड ले लो या फिर सेमी ऑटोमेटिक रहेगा और तीसरा होता है कि आपका ऑटोमेटिक तो रहेगा लेकिन उसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन का प्रोविज़न रहेगा। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि इस तरह की कई सारी चीज़ों में इनके इक्विपमेंट्स जो है वो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों को टेक केयर करते हैं। हम हाई प्योरिटी बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे भी क्लीनिंग इन प्लेस का जो एडवांटेज है कंपनी के पास, ये हाई प्योरिटी सिस्टम से भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। और जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए राज इंडस्ट्री जो है यहाँ पे एक एडवांटेज लेके बैठी हुई है। अगला बिज़नेस की बात करें तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे इनके सब प्रोसेस है विदिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का फंडा क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म रहता है कि आपके प्लांट के बाहर कोई भी लिक्विड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का जो कॉम्पिटेंसी है कंपनी के पास, ये मेजरली काफ़ी सारे इनके इनोवेटिव प्रोसेस है, जैसा हमने देखा इन्फिनिटी जैसे प्रोसेस देखे, इस तरीके की प्रोसेस की वजह से ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज मेंटेन कर पाती है अपने क्लाइंट्स के वहाँ पे।
अगले बिज़नेस की बात करें बायो प्रोडक्ट्स, तो बायो प्रोडक्ट के अंदर कैसा है कि इनके काफ़ी सारे बायो कंज्यूमेबल्स हैं। बायो कंज्यूमेबल्स आप मल्टीपल तरीके से बना सकते हो, चाहे बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, एंजाइम, एंटी माइक्रोबियल्स। बायो कंज्यूमेबल्स यूज़ होता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, और हर इंडस्ट्री में हर बायो कंज्यूमेबल यूज़ नहीं हो सकता। आपका जो क्लाइंट इनके जो क्लाइंट्स हैं, उनको पहले बताना होता है कि उनका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या ओवरऑल यील्ड की क्वालिटी या क्वांटिटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वाटर वेस्टेज और एनर्जी रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो उनका पर्पस क्या है, वो पर्पस के हिसाब से या उनका फीड स्टॉक क्या है, उसके हिसाब से ये बायो कंज्यूमेबल बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन लोगों ने काफी सारे बायो कंज्यूमेबल्स बनाए हैं, और जितने भी इनके बायो कंज्यूमेबल्स है ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। जो भी क्लाइंट्स है उनके हिसाब से कौन सा बायो कंज्यूमेबल यूज होना चाहिए और वो किस तरीके से बनेगा, वो दोनों चीजें इनके पास एक्सपर्टाइज है। और इस वजह से ये बायो प्रोडक्ट्स के अंदर ये अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी के मोड के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अक्रॉस वर्ल्ड इन लास्ट 35 ईयर्स 750 प्लस इंस्टॉलेशन किए हैं, और इनके पास इतने प्रोसेस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सोल्यूशन है, जिसकी वजह से ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को बहुत तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक पहला मोड है इनके पास। दूसरा है कि इनका हाई प्योरिटी बिज़नेस के अंदर इन लोगों ने एक्वानोवा के साथ टाई अप किया है, जिसकी वजह से जैसे मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था, तो ये साइमल्टेनियस प्रोडक्शन कर सकते हैं WFI प्लस प्योर स्टीम। WFI बेसिकली होता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ ये प्योर स्टीम बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इनका काफ़ी अच्छा मोड देता है इनको। और इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, तो कंपनी के पास फीड स्टॉक जो जाता है, या उसकी कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, और उसके साथ कौन सा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, या कौन से ईस्ट का कॉम्बिनेशन होगा, इसके बारे में बहुत ही डिटेल लेवल का नॉलेज है। इन लोगों ने बहुत ही हेवी R&D की है थ्रू राज मैट्रिक्स, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके पास गजब का मोनोपोली, ये पर्टिकुलर मोनोपोली जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से फेवर कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके पाइपिंग रूट्स और डिफरेंट साइजेस ऑफ पाइप्स होती है, वहाँ पे क्लीनिंग का बहुत इशू होता है, स्पेशली हम हाई प्योरिटी सिस्टम्स की बात करें। और यहीं पे अगर हम देखें तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मोट है। और इसके अलावा जो है इनकी सबसे खास बात है 2G स्मार्ट बायो रिफाइनरी इन्फिनिटी सोल्यूशन के बेस पे बना हुआ है। तो ये एक और एडेड एडवांटेज है या मोट है जो कंपनी के पास है। और इसके अलावा हम देखें तो कंपनी के पास एक और टेक्नोलॉजी है, WO स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या करती है कि जो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इनका जो स्टीम एनर्जी है उसका कंजम्पशन रिड्यूस करता है। एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे, तो आज से 10 से 15 साल पहले जो इनका इथेनॉल का जो प्रोसेस है उसके अंदर वाटर कंजम्पशन बहुत हाई होता था, और आज के टाइम पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 70% लेस वाटर कंज्यूम होता है इथेनॉल प्रोसेस में। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इथेनॉल बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आप ऑयल या पेट्रोल कम से कम यूज करो, जिससे क्या होता है कि एक तो एनवायरनमेंट को डैमेज कम होता है। बट अगर आप डैमेज कम करने के लिए ऑयल तो कम कंज्यूम करते हो बट आप वाटर कंज्यूम कर लेते हो, तो फ्यूचर में वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और इसीलिए इनका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं। और 15 साल पहले जितना वाटर कंज्यूम होता था उसकी जगह मात्रा 30% वाटर कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये सस्टेनेबल बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी अच्छी बातें तो हो गई, थोड़े से हम रिस्क देख लेते हैं। एक तो ये कि इनका जो जैसे मैं कह रहा था बायो CNG जो है ये बेसिकली व्हीकल इंडस्ट्री में यूज होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जैसे लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज जो है वो इनके बिजनेस के लिए थोड़ा सा एक थ्रेट हो सकती है। हालांकि सिर्फ व्हीकल इंडस्ट्री नहीं, काफी जगह यूज हो सकता है, बट हालांकि ये रिस्क डेफिनेटली है। एक और चीज है कि गवर्नमेंट हाल फिलहाल की बात करें तो काफी अग्रेसिव हो रखा है टू यूज बायो एनर्जी या फिर इवन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इस तरह की चीजें यूज करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट मे गो स्लो, तो ये एक रिस्क रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका पूरा बिजनेस जो R&D बेस्ड है, अगर इनकी R&D कहीं फेल हो जाती है तो वो बेसिकली पूरी इनकी इन्वेस्टमेंट पे डेंट हो जाएगा। पूरा इन्वेस्टमेंट जो R&D का अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो एक लॉस हो जाता है। जो भी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होता है स्पेशली जो R&D के बेसिस पे, उनके ऊपर ये रिस्क हमेशा रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे क्रूड प्राइस जो है जब ये ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा बायोफ्यूल की तरफ पुश होता है, लेकिन क्रूड प्राइसेस जो है नीचे भी जाती है, और उस केस में जो है बायोफ्यूल पे एक रिस्क आ जाता है। और वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने बात की तो काफ़ी सारे बिजनेस है जहाँ पे आने वाले 10 से 20 साल जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ज़रूरी नहीं कि जितने भी इनके लाइन ऑफ बिजनेस है उसको सक्सेसफुली स्केल अप कर पाएगी। तो डेफिनेटली ये एक रिस्क रहेगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जब ये बिजनेस स्केल अप होगा तो इसको प्ले आउट करती है। और वहीं अगर हम देखें तो इनका एक अच्छा खासा बिजनेस जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज का
रिस्क रहेगा, डॉलर्स की प्राइसेस किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, और इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी रिस्क है, कोई और कंपनी इनसे बेटर प्रोसेस ले आए, टेक्नोलॉजी प्रोसेस ले, तो वो रिस्क रहेगा। हालाँकि मैं एक और चीज़ मैं बताऊँ, तो प्राज इंडस्ट्रीज़ के पास जो भी सॉल्यूशंस है, वो ऐसे नहीं कि 2 साल या 5 साल में बने। इसके लिए ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है, या 30-35 इयर्स का इन लोगों का जो कंटीन्यूअस मेहनत था, उसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स बने हैं। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर किसी को प्राज इंडस्ट्री जैसा बिज़नेस बनाना है, तो ईदर दे हैव टू गो थ्रू दैट पेन ऑफ 30-35 इयर्स टू कम आउट विद दीज़ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राज इंडस्ट्री को इटसेल्फ एक्वायर कर लो। इसके अलावा तीसरा कोई और सॉल्यूशन है नहीं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये रिस्क डेफ़िनिटली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल्स में भी देखेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल का एक चैलेंज है, आपकी पेमेंट जो है थोड़ी डिले होती है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लग जाते हैं इनको अपने क्लाइंट से पैसे लेने में। वहीं फाइनेंशियल्स देखें तो आरओसी 15% का है, जो कि डिसेंट है, और आरओई अगर हम देखें तो 10% के आस-पास है। और वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो लास्ट 3 ईयर्स में 12.5% और लास्ट 5 ईयर्स में 5%। वहीं प्रॉफिट की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 33% है, लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही है। ये हम फर्दर भी देखेंगे। और वहीं अगर हम देखें तो कंपनी की पीई जो है ऑलमोस्ट 82 है, और वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो 8.34 है। तो मुझे लगता है कि कंपनी थोड़ी महँगी वैल्यूएशन पे है। और एक और चीज़ हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग भी 33% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2010 में ऑलमोस्ट 120 करोड़ का था, और ये मोर और लेस स्टैग्नेंट ही रहा है लास्ट 10-11 ईयर्स में। तो इसमें यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं बताऊँ, तो ताज इंडस्ट्री जिस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री इटसेल्फ में हेडविंड बना हुआ था, जिसकी वजह से जो है अपनी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। और लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो ईएसजी नॉर्म जो है अक्रॉस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रिसेंटली शिफ्ट हुआ है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की भी बात करें, तो उन्होंने अपने रिसेंट एजीएम में भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना फोकस बनाया है। तो हम देख सकते हैं अक्रॉस वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस ये रीसेंट टाइम का है, और बायो एनर्जी जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सबसे सस्टेनेबल बिज़नेस हो सकता है। और यहीं पे अगर हम देखें, तो इसका बिज़नेस जो है आपको रडार पे रखना चाहिए आने वाले 10-15 साल के इन्वेस्टमेंट। तो पास्ट के जो नेट प्रॉफिट्स है, ये डेफ़िनेटली बताते हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा लास्ट 10 इयर्स नहीं किया, लेकिन हमको फ्यूचर देखना है। फ्यूचर के लिए ये एक कंपनी है जिसका आपको नेट प्रॉफिट्स को आने वाले टाइम में रडार पे रखना चाहिए। और वहीं अगर हम आरओसी देखें, तो आरओसी 15% का करंट ईयर में है, बट आप लास्ट 5 इयर्स का देखो तो बहुत अच्छे आरओसी नहीं थे टिल 2007। एनीथिंग लेस देन 15% स्पेशली इन अ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी में बहुत अच्छा नहीं मानता। और यहीं अगर हम डेटा डेज़ की बात करें, जैसे मैं पहले भी कहा था, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के आसपास आपको लग जाता है अपने कस्टमर से पेमेंट लेने में, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। और यहीं अगर हम देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 33% का स्टेक है, जो थोड़ा-सा लो है मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम देखें, तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 37-38% का स्टेक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, तो कंपनी का बिज़नेस जो है डेफ़िनिटली इंटरेस्टिंग है, और कंपनी के पास बहुत ही बड़ा मोनोपोली है। लेकिन इंडस्ट्री इटसेल्फ या सेक्टर इटसेल्फ के पास बहुत सी हेडविंड हुआ करती थी, जिसके वजह से जो है लास्ट 10 इयर्स कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। आने वाले 10 साल से 20 साल ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस भी है। तो आपको इस बिज़नेस को मॉनिटर करना पड़ेगा। कभी भी कोई कंपनी का बिज़नेस जो है, एक फ़ोटो की तरह नहीं होता है जो स्टैटिक है और एकदम ऐसा ही होने वाला है। कंपनी के बिज़नेस जो होते हैं ना, डायनामिक होते हैं, एक मूवी की तरह होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, और जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं ना, आपको भी उस तरीके से रिएक्ट करना होता है। इस तरह के बिज़नेस को आपको, क्योंकि एक मोनोपोली बिज़नेस है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, तो यहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से चेंज होगी, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अगले 2-3 साल, और कंपनी के अंदर एक्चुअली नंबर्स में सब कुछ रिफ्लेक्ट करने लगे, तो ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि एफआईआई, डीआईए भी इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली स्टेक बाय करने लगेंगे, और फिर ये शेयर जो है बिल्कुल अच्छा करेगा। तो इस तरह की कंपनी में मुझे लगता है कि ये रेट बिज़नेस ऐसा है कि आपको रडार पे रखना चाहिए, बट इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना चाहिए। जब नंबर्स में आते हैं चीज़ें, तब आपको इसको बाय करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगली कौन-सी कंपनी है जिसका मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।